आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये वही चैप्टर है जिसने इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन ही बदल दी। मैं इसे 3 पार्ट्स में बनाऊंगी, फिर शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था। अब जैसा कि आपको पता ही है, हमने चैप्टर 2 में इसे पहले भी डिस्कस कर लिया था। इसमें 2 इकोनॉमिक सिस्टम्स का मिक्सचर था, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक। मतलब दोनों पैटर्न्स इसमें इन्वॉल्व किए गए थे, लेकिन रियलिटी में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पूरा कंट्रोल और रेगुलेशन पब्लिक सेक्टर के हाथों में था, जबकि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया। पब्लिक सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई, जबकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम इन्वेस्टमेंट की गई। पब्लिक सेक्टर का ये डोमिनेंस लगभग 4 डेकेड्स तक चला। इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर में लो इन्वेस्टमेंट हुई और इकोनॉमी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन यहाँ हमारे लिए ये बड़ा सवाल है कि अगर पब्लिक सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। देखिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और रिजिड थे। प्रोसेस बहुत लेंदी हो गया था। अप्रूवल में काफ़ी समय लगता था और प्राइवेट बिजनेसेस के लिए एक्सपेंड करना आसान नहीं था। इसका असर इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन, इनोवेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पब्लिक सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमी को एक मजबूत फाउंडेशन भी दिया। इसी की मदद से सेविंग्स बढ़ी, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और एग्रीकल्चरल आउटपुट को सस्टेन करने के लिए फूड सिक्योरिटी भी हासिल की जा सकी। अब सवाल ये आता है कि आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इकोनॉमी एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही थी। इसकी कई वजहें थीं, जिन्हें हम वन बाई वन समझ लेते हैं इसके रीजंस को। फर्स्ट रीज़न है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। लगभग 4 डेकेड्स तक पब्लिक सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। उम्मीद ये थी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज़ करेंगे और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेस थी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही। कई एंटरप्राइजेस लगातार ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे। इससे गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता गया और गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इस सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता क्या है। जब किसी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तब उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहा जाता है। यानी कंट्री जितना फॉरेन एक्सचेंज कमा रही है उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर दे रही है। इसका सीधा असर देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट्स का पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। इसलिए अगर इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते रहें और एक्सपोर्ट्स उतनी तेज़ी से न बढ़ें तो धीरे धीरे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे थे। याद कीजिए, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट्स पर हैवी टैरिफ लगाए थे और कई प्रोडक्ट्स पर कोटास भी फिक्स किए थे ताकि इंपोर्ट कम हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद इंपोर्ट लगातार बढ़ते ही रहे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इंडियन गुड्स की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव नहीं थी। साथ ही कई प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी हमने उम्मीद की थी। थर्ड रीज़न है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ रहा था। उस समय इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ एसेंशियल गुड्स की सप्लाई सफिशिएंट नहीं थी। यानी डिमांड बढ़ रही थी लेकिन सप्लाई उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। ये तो लॉ ऑफ डिमांड आप जानते ही हैं। यही लगातार बढ़ता हुआ प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी प्रेशर कहलाता है। उस समय गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ रहा था। कई बार इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ती थी, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई पर भी असर पड़ता था। दूसरी तरफ प्रोडक्शन और सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे। इन सभी रीजंस ने मिलकर इन्फ्लेशनरी प्रेशर को और बढ़ा दिया। फोर्थ रीज़न, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिन्हें हम फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स रिजर्व भी कहते हैं, वे एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं। इनमें फॉरेन करेंसीज, गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स जैसे एसेट्स शामिल होते हैं। इन्हें कंट्री सेंट्रल बैंक के पास होल्ड करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेशनल पेमेंट करने में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन 1991 तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इंडिया के पास केवल 2 हफ्तों के इंपोर्ट का पेमेंट करने लायक ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। यानी अगर उस समय हमें दूसरे देशों से कोई ज़रूरी सामान इंपोर्ट करना पड़ता तो उसके लिए भी हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। इतना ही नहीं, जिन इंटरनेशनल लेंडर्स से इंडिया ने लोन लिए हुए थे उन्हें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट चुकाना भी मुश्किल होता जा रहा था।
ऐसी सिचुएशन में दूसरी कंट्रीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया को नया लोन देने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इंडिया के लिए अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को रिपे करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी सिचुएशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पांचवा रीज़न है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा था, जबकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, यानी इनकम कम थी और एक्सपेंस लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बार बार बैंक्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करनी पड़ती थी। लगातार बोरोइंग करने की वजह से गवर्नमेंट पर डेट का बर्डन बढ़ता गया। इसके साथ ही लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ने लगी, जिससे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। सिक्स्थ रीज़न, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीज़न इंडियन इकोनॉमी का इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी था। रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा था, कई पॉलिसीज़ अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफ़ी स्लो थी। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई इकोनॉमिक डिसीजन समय पर नहीं लिए जा सके। इन सभी रीजंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी की एफिशिएंसी इफेक्ट हुई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते चले गए, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा गहरा होता चला गया। सेवन्थ रीज़न, गवर्नमेंट्स ग्रोइंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के सामने अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी कई बड़ी चैलेंजेस ऑलरेडी थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को लगातार डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने इंटरनल सोर्सेज जैसे टैक्सेशन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के प्रॉफिट से सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा था, जबकि रेवेन्यू उसी प्लेस से नहीं बढ़ पा रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन लगातार बढ़ता चला गया। एट्थ रीज़न, फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फॉर कंजप्शन नीड्स। उस समय इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी कंट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज बोरो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह थी कि बोरोड फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बजाय कंजप्शन नीड को पूरा करने में खर्च किया जा रहा था। यानी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी जिनसे फ्यूचर में इनकम और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा गवर्नमेंट के बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर पर भी कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। साथ ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए भी सफिशिएंट कोशिश नहीं की गई थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया कि उसे लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल हो गया, यानी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन अनसस्टेनेबल होती चली गई। इन सभी रीजंस की वजह से 1991 तक इंडिया एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के अलावा कोई दूसरा इफेक्टिव ऑप्शन नहीं बचा था। यहीं से इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई, जिनके बारे में अब हम आगे समझेंगे। जैसा कि एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, बट उससे पहले क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया था, ये भी तो हमें जानना चाहिए। सवाल ये है कि जब इंडिया एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या किया। उस समय की गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी, लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बिना किसी कंडीशन के नहीं दी गई थी। इसके लिए इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस माननी पड़ी और इन्हीं कंडीशंस के आधार पर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD भी कहा जाता है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में सिचुएटेड है। करंटली इसके 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। शुरुआत में इसका मेन एम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज़ के रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना था, लेकिन बाद में इसका मेन एम डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बन गया। अब बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। IMF की एस्टैब्लिशमेंट भी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और करंटली इसके 191 मेंबर कंट्रीज़ हैं। IMF का मेन वर्क उन कंट्रीज़ को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जिन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने का भी काम करती है। 1991 में इंडिया ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लगभग $7 बिलियन US का लोन लिया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। वे एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उनकी इकोनॉमिक नॉलेज, फोरसाइटेडनेस और लीडरशिप ने इंडिया को इस डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी रीज़न से उन्हें आज भी 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन आर्किटेक्ट में से एक माना जाता है। लेकिन ये लोन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ दिया गया था। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि प्राइवेट सेक्टर पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम मिल सके। सेकंड कंडीशन ये थी कि जिन सेक्टर्स में पहले केवल गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी, उनमें प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाए, यानी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा कम किया जाए।
थर्ड कंडीशन ये थी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके और इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। इन सभी कंडीशंस को इंडिया ने एक्सेप्ट किया और इन्हीं के बेसिस पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए, जिनके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 24 जुलाई 1991 को उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था। इसका मेन एम इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना और उसे एक नई डायरेक्शन देना था। इस पॉलिसी के अंडर इकोनॉमी में कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। इन रिफॉर्म्स का मेन एम इकोनॉमी में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना क्यों ज़रूरी है? जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो प्रोड्यूसर्स बेहतर क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, इनोवेशन बढ़ता है और कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। लेकिन अगर कंपटीशन ना हो तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर बेहतर प्रोडक्ट बनाने का प्रेशर भी नहीं रहता। उन्हें लगता है कि कंज्यूमर तो उनके प्रोडक्ट्स खरीद ही लेंगे, इसलिए इकोनॉमी में कंपटीशन होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की एंट्री और ग्रोथ के रास्ते में जो बैरियर्स थे, जैसे अननेसेसरी लाइसेंसिंग, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल और भी कई रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें भी धीरे धीरे कम किया गया ताकि बिजनेसेस आसानी से इस्टेब्लिश हो सकें और एक्सपेंड कर सकें। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिनका मेन एम था बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करना, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना और इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सेकंड था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जिनका मेन एम था इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इंडियन इकोनॉमी की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में मौजूद अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और रिजिडिटीज़ को कम करके उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाना। अब बात करते हैं मेन पॉलिसीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉलिसी को पहले की एलक्यूपी लाइसेंस कोटा परमिट सिस्टम की जगह अपनाया गया था। एलपीजी पॉलिसी के 3 मेन पिलर्स थे: लिबरलाइजेशन यानी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग को कम करना, प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल को कम करना, एंड ग्लोबलाइजेशन यानी इंडियन इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ना तथा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बढ़ावा देना। यही तीनों पिलर्स 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की फाउंडेशन बने, जिनके बारे में अब हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे, बट इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।